नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण में पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार हमने 11वीं कक्षा में भी पढ़े थे। आज हम उसका अगला भाग पढ़ें। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, उसे अलंकार की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषणों से शरीर में वृद्धि होती है सुंदरता में। उसी प्रकार जिन उपकरणों या जिन साधनों से हम काव्य की सुंदरता या सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। वास्तव में साधारण शब्दों में यह भी कहा जाता है, काव्य की सुंदरता अलंकार के द्वारा बढ़ती है। इस कारण काव्य की भाषा में निखार उत्पन्न होता है। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। शब्दों का भी महत्व होता है और उसी शब्दों से उसके अर्थ को भी क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। इस आधार पर अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयाल अलंकार। कक्षा 11वीं में हमने शब्द अलंकार का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर कक्षा 12वीं में जो है, हम केवल अर्थालंकार का ही अध्ययन करेंगे। तो अब हम समझते हैं अर्थालंकार, जिनका काव्य में क्या स्थान है और किस तरह से ये काव्य की भाषा में निखार उत्पन्न करते हैं। तो अर्थालंकार को 5 प्रकार जो है या 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रूपक अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार। 5वां प्रकार इसका बताया गया है दृष्टांत अलंकार। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे आज रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ प्रस्तुत उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वास्तव में देखो, आरोप का अर्थ है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाए कि दोनों अभिन्न मालूम ना हो। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को रखा जाए और वो दोनों वस्तु अलग ना लगे, मतलब एक जैसी लगे, उनका रूप कैसा हो, एक समान मालूम पड़े। इस प्रकार के अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। 2 वस्तुएं अलग अलग है, लेकिन उनका रूप जो है वो कैसा माना जाएगा, एक समान माना जाएगा, उसको बोला जाता है रूपक अलंकार। जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, चरण कमल बंदो हरि राई। वास्तव में इसका अर्थ होता है कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हरि शब्द मतलब कृष्ण या भगवान। यहाँ भगवान के चरणों को क्या माना गया है, उपमेय है, और कमल को माना गया है उपमान। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इन्हें कविताओं में अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या कहा गया है, मैं भगवान के चरण कमलों को चरणों को किसके समान माना गया है, कमल के समान। दोनों चीज़ों को चरणों का कमल के समान माना गया है का आरोप हुआ है। तो यहाँ पर शब्द तो अलग अलग है, लेकिन वो अभिन्न नहीं माने जाते हैं पंक्ति के आधार पर, मतलब दोनों का एक ही रूप माना गया है। इसलिए इसको यहाँ रूपक अलंकार का उदाहरण प्रयुक्त हुआ है। उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। प्रस्तुत दोहे में उदय उरे गिरी का मंच
तथा बाल पतंग रघुवीर पर आरोप किया गया है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार। वस्तुएं दोनों अलग रहती हैं लेकिन वो अलग अभिन्न नहीं रहती हैं, एक ही रूप में रहती हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं रूपक अलंकार। अगला है, दूसरा प्रकार आता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समता या तुलना करना। जैसे है स्वभाव है, गुण है, धर्म है, रंग अथवा आकार आदि की समानता के आधार पर वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के साथ की जाती है, तो उसे हम यहाँ पर नाम देते हैं उपमेय अलंकार। तो उपमेय अलंकार के जैसे उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला बोलने का क्या अर्थ है कि मन की तुलना किसके साथ की गई है? पीपर के पत्तों के साथ। ठीक है। चरण कमल सम कोमल। चरण की तुलना कोमल कमल के साथ की गई है। राधा वदन चंद सो सुंदर। राधा के वदन की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार। तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है उत जमा प्र जमा इच्छा, अर्थात प्रकट रूप से देखना। यहाँ देखने का अर्थ संभावना करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जनु जानू, मन मानू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मानो, जानो इस तरह के शब्दों का क्या किया जाता है? उपयोग होता है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इन पंक्तियों में उत्तरा के दुख का वर्णन किया गया है। उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में ओस जल कण युक्त पंकज की संभावना की गई है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे में उपमेय पीताम्बर ओढ़े हुए श्याम वर्ण के कृष्ण हैं और उपमान नीलमणि के पर्वत पर पड़ने वाली प्रातःकालीन धूप है। मनो शब्द का प्रयोग कर उपमान की उपमेय में संभावना व्यक्त की गई है। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बहार लसत मनोग पिए दावा नल की ज्वाल। यहाँ गुंजा की माला में दावानल की ज्वाला उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है कि लोक सीमा को पार कर जाए। अतिशयोक्ति अलंकार का ही अर्थ ये है कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना। अलंकार शब्दों में अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए आपने देखा होगा कि इनमें उपमेय और उपमान शब्दों का अर्थ बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। तो उपमेय शब्द का अर्थ होता है साधारण शब्दों में वह वस्तु जिसका किसी से तुलना की जाए। उपमेय शब्द का अर्थ है जब हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं, और उपमान वह वस्तु या व्यक्ति जिसके साथ किसी की बराबरी की जाए। ठीक है, दोनों में यही फर्क रहेगा। उपमेय में हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं और उपमान में वस्तु और वस्तु या व्यक्ति के साथ किसी की क्या की जाती है? बराबरी की जाती है।
तो अभी हम पढ़ रहे थे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में जब हम किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो उसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे जेहि वर बाजी राम असवारा, तेहि सारद होना बरने पारा। देखो यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर अतिशयोक्ति में हम क्या कर रहे हैं, किसी की बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवार हैं, जेहि बर बाजी असवारा, मतलब जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। यह बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गे निशाचर भाग। निशाचर होता है रात में घूमने वाले प्राणी। यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार। वह शर इधर गांडवी गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयरथ का इधर सर छिन्न वैसे ही हुआ। इन पंक्तियों में बताया गया है कि गांडीव धनुष से बाण जैसे ही छूटा, गांडीव गुण शर मतलब बाण से जैसे ही छूटा, वैसे तभी जयद्रथ का धड़ सर से अलग हो गया। यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। पांचवा प्रकार आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। तो दृष्टांत शब्द का अर्थ है उदाहरण। जब किसी बात की सत्यता सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए उसी प्रकार की कोई दूसरी बात कही जाती है। जब हम किसी बात को की सच्चाई को प्रमाणित करना चाहते हैं तो हम उसी तरह की कोई दूसरी बात करते हैं, जिससे पूर्व कथन की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाए। जिससे जो हमने पहले कहा था, पूर्व कथन मतलब जो पहले कहा था वह बात क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। मतलब एक बात को सच सिद्ध करने के लिए हम उसी तरह की कोई दूसरी बात को एक्सप्लेन करते हैं और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हमने पहले कहा था वो बात सिद्ध हो गई, तो उसको हमने नाम दे दिया दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दो अलग अलग वाक्य होते हैं, क्योंकि पहली बात को स्पष्ट करने के लिए हमें दूसरी बात स्पष्ट करनी ही पड़ेगी। दोनों का अर्थ कैसा रहता है, एक जैसा ही होता है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। यहाँ अभ्यास करते करते निर्बुद्ध जो मूर्ख व्यक्ति है वह भी क्या हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, चतुर हो जाता है, होशियार हो जाता है। जैसे रस्सी के आने जाने से सिल पत्थर की जो पटिया पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। यहाँ पहले वाक्य की सच्चाई सिद्ध करने के लिए दृष्टांत रूप से दूसरा वाक्य आया है। मतलब कि पहला वाक्य में ये बात स्पष्ट है कि अभ्यास करने से क्या हो जाते हैं, निर्बुद्ध मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो जाता है, होशियार हो जाता है। तो ये बात स्पष्ट करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल यूज़ किया। जैसे रस्सी को अगर हम बार बार पत्थर पर घिस चलाते हैं तो उस पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो इससे ये इसके एग्जाम्पल से ऊपर की बात क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सच्चाई सिद्ध करने के लिए हमें क्या देना पड़ा, कोई उदाहरण का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहा जाता है, दृष्टांत अलंकार। तो आज हमने अलंकार पढ़े और अलंकार में हमने अलंकार का पहला भेद जो है हमने वो शब्दालंकार, उसको हमने 11वीं कक्षा में पूरा किया था। अब 12वीं कक्षा में हमने केवल अर्थालंकार के 5 भेदों को पढ़ना है और 5 भेदों में हमने सबसे पहले पढ़ा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या रहता है, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों वस्तुओं
एक जैसी मालूम पड़ती हैं, दोनों में किसी तरह का कोई भेद नहीं दिखाई देता। उपमा अलंकार में किसी बात की तुलना जो है वो की जाती है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है। तीसरा आ जाता है उत्प्रेक्ष अलंकार, जिसमें उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए या फिर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जैसे उपमेय का मैंने आपको शब्द बताया था कि वह वस्तु जिसकी किसी के साथ क्या की जाती है, तुलना की जाती है, उसको उपमेय कहते हैं। उपमान है वह वस्तु या व्यक्ति जिसके साथ किसी की बराबरी की है। उपमेय में तुलना की जाती है और उपमान में एक व्यक्ति या वस्तु के साथ किसी की बराबरी की जाती है। चौथा प्रकार आ जाता है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें हम किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। और लास्ट का आता है दृष्टांत, जिसमें दृष्टांत का अर्थ ही क्या है, उदाहरण। पहली बात को स्पष्ट करने के लिए हम दूसरी भाषा को दूसरे वाक्य इस तरह से प्रयोग करते हैं कि हमारी पहली बात जो है वो स्पष्ट हो जाए। इसके लिए जब हम पहली बात स्पष्ट कर रहे हैं तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम दूसरी पंक्ति में किसी उदाहरण के द्वारा उस बात की सत्यता को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को कहा जाता है दृष्टांत अलंकार। तो आज हमने जो है क्या पढ़ा, अलंकार। आपको प्रश्न आता है निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत मतलब कि पाए जाने वाले अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखिए। आपको कविता की पंक्तियां दी होंगी, केवल आपने उसको पहचान कर इन 5 प्रकारों में से उनके किसी एक का नाम जो है वो लिखना है। आपको परीक्षा में अलंकार 2 अंक के बोर्ड परीक्षा द्वारा 2 अंक के अंक जो है वो इसमें व्याकरण भाग में अलंकार पर निर्धारित किए गए हैं। तो आज हमने पढ़ा अलंकार। इसी के साथ हमारा व्याकरण भाग में अलंकार का विषय जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।